हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा शुरू किए गए बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 7 फरवरी 2026 को यानी आज ही डिस्कस कराया गया है। शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया हमारा, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल और परिमाप पर चर्चा करें। देखिए, बात करते हैं क्षेत्रफल का। तो जो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, यह होता है 1/2 गुना ऊंचाई यानी h इंटू आधार यानी b इंटू h होता है। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा, यह हो जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा, यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। ऑप्शन एक हमारा सही है। बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट का। परिमाप दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो जो त्रिभुज का परिमाप होता है, यह होता है भुजाओं का योग होता है। इसको ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5, यानी यह हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे 12 सेंटीमीटर परिमाप भी है, यानी स्टेटमेंट 2 भी हमारा सही दिया गया है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे कथन ए और कारण आर दिया गया है। कथन ए है हमारा कि पहाड़ी क्षेत्रों में गोइटर यानी घेगा रोग एक सामान्य बीमारी होती है। देखिए, जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, वहां पे घेगा रोग जो होता है, यह सामान्य बीमारी होती है। यह सही दिया गया है। और कारण है हमारा, पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। यह भी सही दिया गया है। देखिए, यह सामान्य बात है कि लोगों के भोजन में जब आयोडीन की कमी होती है, तो उसे गोइटर रोग यानी घेगा रोग हो जाता है। यहाँ पे ए और आर दोनों सही हो जाएगा, और आर ए का सही व्याख्या भी है, इसलिए ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए, थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन आवश्यक होता है, और आयोडीन की कमी से ही थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जिससे घेंगा रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भुगतान संतुलन खाते के अंतर्गत में आने वाले पूंजी खाते में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो इसमें शामिल करते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को शामिल करते हैं, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को शामिल करते हैं, और बाह्य वाणिज्यिक उधारी को भी शामिल करते हैं। यानी 1, 2, 3 तीनों को शामिल करते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए, किसी भी देश के द्वारा शेष दुनिया के साथ में किए जाने वाले जो आर्थिक लेन-देन होते हैं, उसके वार्षिक वित्तीय विवरण को भुगतान संतुलन खाता कहा जाता है। और वह जो है भुगतान संतुलन खाते के अंतर्गत में पूंजी खाते को शामिल करते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, बाह्य वाणिज्यिक उधारी होता है, एनआरआई जमा जो होता है, यह भी इसमें शामिल होता है, बाह्य अनुदान, यह सभी जो इसमें शामिल किए जाते हैं। और पूंजी खाते में संपत्ति एवं देयता से जुड़े लेन-देन लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 दिया गया हमारा कि न्यायालय विधायी और कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है। देखिए, न्यायालय जो होता है विधायी और कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है, जो कि सही है। कथन 2 है हमारा, यह मौलिक अधिकारों की रक्षा को सुदृढ़ करता है, यह भी सही है। और तीसरा है कि यह शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है। देखिए, यह जो है शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध होता है, यह भी सही दिया गया है। यानी तीनों स्टेटमेंट हमारा सही है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए, जब न्यायपालिका जो है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल करके कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करती है, तो इसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। वही बात करते हैं, न्यायिक सक्रियता का प्रमुख उद्देश्य जो होता है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना होता है, खास करके जब कार्यपालिका एवं विधायिका ऐसा करने में विफल रहती है तब। और शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के अनुसार जो है सरकार के अंगों को अपने क्षेत्र अधिकार में काम करना चाहिए, और न्यायिक सक्रियता इस सिद्धांत के विरुद्ध मानी जाती है, क्योंकि न्यायपालिका अन्य कार्यों के अंगों के कार्यों में हस्तक्षेप करती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है हमारा, कथन 1 है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, जो कि सही है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2, यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है, यह सही दिया गया है। यानी जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, इसका संबंध वायुमंडल में तापमान की वृद्धि से होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, यह वायुमंडल में तापमान में वृद्धि करता है। कारण है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होता है, यह भी सही दिया गया है। यानी कारण भी इसका सही दिया गया है, इसलिए ए और आर दोनों सही हो जाएगा, और आर जो है ए का सही व्याख्या भी करता है। देखिए, स्टेटमेंट दिया गया हमारा, यहाँ पे ऑप्शन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए का सही व्याख्या भी है। देखिए, ग्रीन हाउस की बात करते हैं, तो ग्रीन हाउस गैस वे गैसें होती हैं जो वायुमंडलीय तापमान को अत्यधिक बढ़ा देती है, जैसे इसमें शामिल होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें CO2 शामिल होता है, साथ में इसमें नाइट्रस ऑक्साइड भी शामिल होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी शामिल होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दूरी तथा विस्थापन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है हमारा,
दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन सदिश राशि है। देखिए दूरी जो है एक अदिश राशि है और विस्थापन जो है सदिश राशि है, यह सही दिया गया है। ध्यान देंगे कि दूरी जो होता है इसमें केवल परिमाण होता है, इसलिए यह अदिश राशि हो जाएगा, लेकिन विस्थापन जो होता है इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसलिए यह जो है सदिश राशि है। दूसरा है दूरी में परिमाण तथा दिशा दोनों ही होती है जबकि विस्थापन में केवल परिमाण होती है। देखिए दूसरा जो है गलत है, क्योंकि दूरी में सिर्फ जो होता है, दूरी में खास करके दूरी की बात करते हैं तो सिर्फ इसमें सिर्फ परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती है। लेकिन जो विस्थापन होता है इसमें परिमाण के साथ साथ में इसमें दिशा भी होती है, और विस्थापन जो होता है सदिश होता है, सदिश राशि होता है, इसलिए दूसरा जो है गलत है। तीसरा है सदैव दूरी सदैव धनात्मक या शून्य होती है, यह भी सही दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं चौथा का। तो चौथा स्टेटमेंट है हमारा कि विस्थापन धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकती है परंतु कभी शून्य नहीं हो सकती है। देखिए यह जो है गलत दिया गया है, इसलिए चौथा जो है हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं कि 1 और 3 जो है सही दिया गया है, लेकिन पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से 1 और 3 सही नहीं है, सॉरी 2 और 4 जो है सही नहीं है। 2 और 4 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दूरी और विस्थापन के अनुपात के बारे में बात करेंगे, तो दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होता है यह हमेशा 1 से बड़ा होता है। यानी अगर हम लोग दूरी और विस्थापन का रेशियो लेंगे तो इसका जो रेशियो होगा यह हमेशा 1 से बड़ा होगा, इसको भी ध्यान रखेंगे। और दूरी जो होता है केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है, जबकि विस्थापन में दिशा और परिमाण दोनों होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन, यदि sec a इक्वल टू 25/7 है। देखिए sec का मतलब होता है h बाई बी, sec का मतलब h बाई बी होता है, मतलब h जो है हमारा 25 है और b का मतलब 7 हो जाएगा। तो हमको p फाइंड करना है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि फॉर्मूला जो होता है यह होता है h इक्वल टू होता है √p² प्लस b² होता है। यहाँ पे p तो हमको निकालना है और h की जगह पे आ जाएगा 25। 25 इज इक्वल टू p² प्लस b² हो जाएगा हमारा 49, 7 का स्क्वायर 49 और यह हो जाएगा √अंडर हो जाएगा। यानी रूट अगर हटाएंगे तो यह हो जाएगा 25 का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 625 इज इक्वल टू p² प्लस 49 हो जाएगा। यानी 625 माइनस 49 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा p का स्क्वायर, यानी 576 हो जाएगा। 576 का रूट अंडर मतलब हो जाएगा p। तो यहाँ से हम लोग p निकाल सकते हैं। p का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा यह आ जाएगा 24। यहाँ से p का वैल्यू हमारा 24 आ गया है, h का वैल्यू 25 है, b का 7 है और p का हमारा 24 है। तो p को हम लोग लिख लेंगे 24, p का वैल्यू हमारा निकल चुका है। अब निकालना है साइन ए। तो साइन ए जो होता है ये होता है p बाई एच। तो p का मतलब 24 और h का मतलब 25। देखिए पहला वाला सही दिया गया है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। दूसरा बात करते हैं tan ए। tan ए का मतलब होता है p बाई बी, tan ए का मतलब होता है p बाई बी। तो p हमारा हो जाएगा 24 और b हो जाएगा हमारा 7, 24/7 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे गलत है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा गलत हो जाएगा। पूछा गया इसमें से कौन सा सही है, तो सिर्फ केवल एक सही है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने किस वर्ष स्टाम्प एक्ट पारित किया था। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 में इन्होंने स्टाम्प एक्ट को पारित किया था, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 दिया गया हमारा कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि जो है विजय घाट को 1965 के युद्ध में जीत के प्रतीक के रूप में माना जाता है। देखिए पहला वाला जो है हमारा सही दिया गया है। ध्यान देंगे कि लाल बहादुर शास्त्री जो है इनकी समाधि है विजय घाट को 1965 के युद्ध के जीत के प्रतीक के रूप में मानते हैं, यह सही दिया गया है। और स्टेटमेंट 2 है हमारा, शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल हो जाएगा कर्मभूमि। देखिए कर्मभूमि जो है यह शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल है, यह भी सही दिया गया है। यानी दोनों कथन सही दिए गए हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। 1 और 2 दोनों सही दिए गए हैं। देखिए समाधि स्थल की बात करते हैं तो सभी के समाधि स्थल को नाम याद रखेंगे। जैसे राजघाट जो होता है महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, इसी प्रकार से होता है समता स्थल। तो जो समता स्थल होता है यह कहा जाता है जगजीवन राम के। देखिए जगजीवन राम जो है इनके समाधि स्थल को समता स्थल कहा गया है। बात करते हैं चैत्रा भूमि जो है यह कहा जाता है बी आर अम्बेडकर के समाधि स्थल को। एक होता है एकता स्थल जो होता है यह कहा जाता है ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल को एकता स्थल कहा जाता है। नारायण घाट कहा जाता है नारायण घाट जो होता है यह कहा जाता है गुलजारी लाल नंदा। देखिए गुलजारी लाल नंदा के घाट स्थल कहा जाता है नारायण घाट। शक्ति स्थल कहा जाता है इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को। अभय घाट मोरारजी देसाई कहा जाता है। किसान घाट कहा जाता है चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को। उदय भूमि कहा जाता है
KR नारायण के समाधि स्थल को वीरभूमि कहा जाता है, राजीव गांधी के समाधि स्थल को। तो इन सभी को एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दी गई आकृति में AB पैरेलल CD है। देखिए AB जो है ये पैरेलल है CD के, AB पैरेलल CD हो जाएगा। और यदि CAB दिया गया है 80 डिग्री, CAB 80 डिग्री है। बात करते हैं CEF का, जो कि 30 डिग्री दिया गया है। और CFEX दिया गया है, यानी CEF जो है इसे हम लोग निकालना है क्या होगा। तो यहाँ पे अगर AB और CD जो है पैरेलल दिया गया है, तो अगर ये जो एंगल A जो है 80 डिग्री है, तो एंगल C जो है यह भी 80 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो बाह्य कोण का एंगल होता है यह बराबर होता है आंतरिक कोणों के एंगल के बराबर होता है, यानी x डिग्री प्लस 30 डिग्री यह जो है बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 80 माइनस 30 यानी x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 50 डिग्री। इसलिए 50 डिग्री ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, स्तंभों को सुमेलित करना है। समूह 1 में दिया गया है सबसे पहले हृदय। तो हृदय जो होता है यह पंप की तरह काम करने वाला अंग होता है हृदय। उसके बाद में है धमनी। तो धमनी जो होता है ऑक्सीजन युक्त जो होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण करता है धमनी। और सिरा जो होता है ऑक्सीजन रहित रक्त का संचरण करता है। यानी हमारा आंसर जो है 1, 3, 2 हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में सबसे पहले है भारतीय शस्त्र अधिनियम। तो भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है ये 1878 में आया था, इसका मिलान हमारा 2 हो जाएगा। बात करते हैं शाही पद अधिनियम। तो शाही पद अधिनियम आया था 1876 में आया था शाही पद अधिनियम। और भारत उच्च न्यायालय अधिनियम जो है, भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में आया था, इसका मिलान ऑप्शन 4 हो जाएगा। और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, तो विवाह विच्छेद अधिनियम आया था 1869 में, इसका मिलान हमारा 3 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर जो है यह हो जाएगा ABCD। देखिए यानी हमारा आंसर जो है 2, 1 4, 3 हो जाएगा। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। साथ में कुछ और भी अधिनियम को याद रखेंगे, जैसे एक आया था बाल विवाह निषेध अधिनियम। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम आया था 1929 में। 1929 में आया था हमारा बाल विवाह निषेध अधिनियम। बाल विवाह निषेध अधिनियम आया था 1929 में, इसको भी ध्यान देंगे। एक आया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, आया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो कि 1856 में आया था। 1856 में आया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इसको भी ध्यान देंगे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1856 में आया था। वही बात करते हैं, एक आया था नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आया था। 1872 में आया था नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट जो है यह आया था 1872 में, इसको भी ध्यान देंगे। और बात करते हैं सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था 1829 में। 1829 में सती प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था 1829 में, इसको भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कार्य की बीमा यानी डायमेंशन क्या हो जाएगा। देखिए काम जो होता है एक अदिश राशि होता है, और काम का जो फॉर्मूला होता है यह होता है बल गुना विस्थापन। यानी काम जो होता है यह होता है बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन जो होता है यही काम होता है। तो काम का जो SI मात्रक होता है यह होता है जूल। जूल का मतलब हो जाता है हमारा, जूल का होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी काम का जो CGS मात्रक हो जाएगा, यह जो CGS में बात करेंगे तो यह हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसी को हम लोग बोलेंगे अर्ग बोल देंगे। और 1 जूल जो होता है 10 के पावर 7 अर्ग होता है। यहाँ पे काम के बीमा के बारे में पूछा गया है, तो काम का बीमा जो हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा M L के पावर 2 और T के पावर -2, क्योंकि M मतलब मास हो जाएगा, यहाँ पे मास जो है किलोग्राम में है, और L का मतलब लेंथ है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, और T का मतलब समय है -2 है, तो यहाँ पे S जो है -2, यानी हमारा आंसर जो है ऑप्शन C हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत दिया गया है। कथन 1 है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1956 में हुआ था। देखिए पहला वाला जो है गलत है, क्योंकि यह 1946 में हुआ था। 1946 में हुआ था, ना कि 56 में। तो आधुनिक कंप्यूटर का खोज जो है 1946 में किया गया था, तो इसको लिख लेंगे 1946 में आधुनिक कंप्यूटर का खोज हुआ था। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन का, इसमें है कंप्यूटर साक्षरता दिवस 26 दिसंबर को मनाते हैं, यह भी गलत दिया गया, क्योंकि कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है यह मनाते हैं 2 दिसंबर को, यह जो है 2 दिसंबर को मनाते हैं। तीसरा है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। देखिए भारत में बना हुआ प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है, यह सही दिया गया है। और चौथा है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर केरल का हो जाएगा। देखिए यह जो है गलत दिया गया, क्योंकि यह केरल का नहीं दिल्ली का हो जाएगा। भारत का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर हो जाएगा दिल्ली का। तो चौथा जो है, चौथा भी गलत है, यानी 1, 3, 1, 2 और 4 जो है गलत है।
आगे हम लोग ऑप्शन देखते हैं 1 2 4 जो है गलत दिया गया है। तो यहाँ पे 1 2 4 गलत है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, लोक लेखा समिति की भूमिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है हमारा, यह कै के रिपोर्ट की जांच करती है। देखिए लोक लेखा समिति जो होती है कै के रिपोर्ट की जांच करती है, यह सही है। दूसरा है यह नीतिगत निर्णयों की समीक्षा करती है। देखिए यह जो है नीतिगत निर्णयों की समीक्षा नहीं करती है, इसलिए दूसरा जो है गलत दिया गया है। यहाँ पे दूसरा जो है गलत दिया गया है। और तीसरा है यह संसद की अस्थायी समिति है। यह जो है संसद की अस्थायी समिति है लोक लेखा समिति, यह भी सही दिया गया है। यानी 1 और 3 जो है सही दिया गया है। और साथ में ध्यान देंगे कि लोक लेखा समिति जो है सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। इस समिति का गठन जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो है पहली बार 1921 में किया गया था। अधिनियम जो था 1919 था और इसी अधिनियम के तहत जो है 1921 में लोक लेखा समिति जो है इसका गठन किया गया था। और लोक लेखा समिति जो है इसके वर्तमान में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 22 सदस्यों में 15 जो होते हैं लोकसभा के होते हैं और 7 जो होते हैं यह राज्यसभा के होते हैं। 7 जो होते हैं राज्यसभा के और 15 जो होते हैं यह लोकसभा के मेंबर होते हैं। तो इसको भी ध्यान देंगे। और लोक लेखा समिति जो होता है इसका कार्यकाल 1 वर्षों का होता है। तो यहाँ पे 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण का प्रमुख आधार है। तो भूमंडलीकरण का प्रमुख आधार हो जाएगा भौतिकवादी दर्शन, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। भूमंडलीकरण जो है एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी आयाम शामिल होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, यदि शब्द नेसेसरी को पहले और तीसरे अक्षरों को आपस में बदल दिया जाए, यानी पहले और तीसरे अक्षर को जो हम लोग चेंज करेंगे, तो पहले और तीसरे अक्षर को चेंज करेंगे तो यहाँ पे सी की जगह पे एन आ जाएगा और एन की जगह पे सी चला आएगा। तो ये हमारा वर्ड जो हो जाएगा ये सबसे पहले हो जाएगा सी ई, फिर हो जाएगा एन, सी ई एन हो जाएगा। उसके बाद में बोला गया है कि साथ ही चौथे और छठे, सातवें और नवें अक्षर को भी चेंज किया जाए। तो यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे, यानी ई जो है इसको चेंज करेंगे एस से, यानी चौथा जो है ई को चेंज करेंगे एस से, तो ई को एस से चेंज करेंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा अगला हो जाएगा एस 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 ई हो जाएगा। फिर उसके बाद में है छठे और नौवे अक्षर, छठे, सातवें और नौवे, सातवें और नौवे को चेंज करेंगे, तो सातवें और नौवे को चेंज करेंगे तो हमारा ए जो है वाई पे चला जाएगा और वाई चलाएगा ए पे, तो हो जाएगा वाई आर ए, वाई आर ए। तो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से 7वां अक्षर होगा। तो 7वां अक्षर की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर जो हो जाएगा यह हो जाएगा वाई। तो वाई हमारा आंसर है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है। पहला है यह प्रमुखतः धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी और धार्मिक तत्वों के मौजूद होने के बावजूद धर्म जीवन पर हावी नहीं था, पहला जो है सही है। और दूसरा दिया गया है इस सभ्यता के दौरान भारत में कपड़े बनाने के लिए कपास का उपयोग किया गया था, जो कि सही है। यानी स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही दिया गया है। और साथ ही ध्यान देंगे कि मोहनजोदड़ो जो है यह मातृशतात्मक सभ्यता रही थी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है कि शेर शाह सूरी के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है, कौन सा गलत है। सबसे पहले है इनके शासन काल में, इनके काल में भूमि माप के लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया गया था। यह सही दिया गया है क्योंकि शेर शाह सूरी के काल में भूमि माप का प्रयोग किया गया था, पहला वाला सही है। दूसरा है इन्होंने सर्वप्रथम सासाराम में कबूलियत और पट्टा प्रणाली का शुभारंभ किया था, यह भी सही है क्योंकि शेर शाह सूरी ने सबसे पहले सासाराम में कबूलियत और पट्टा प्रणाली का शुरुआत किया था, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। और तीसरा है इनके काल में भू राजस्व की दर जो है कुल उपज का 1/7 रहा था। देखिए इनके काल में जो भू राजस्व का दर रहा था यह 1/3 था, ना कि 1/7। तो तीसरा जो है गलत है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा है इन्होंने पाटलिपुत्रा को पटना के रूप में पुनः स्थापित किया था, जो कि सही दिया गया है। बात करते हैं शेर खान के बारे में। तो शेर खान को इन्होंने जलाल खां का संरक्षक बनाया था और इन्होंने घाघरा के जो है 1529 में महमूद लोदी की तरफ से भाग भी लिया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य युग्म को चयन करना है, कौन सा इसमें से गलत दिया गया है। सबसे पहले है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कच्छ है। देखिए भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है यह गुहार मोती होता है। गुहार मोती जो कि गुजरात में है, इसको बोलते हैं हम लोग गुहार मोती, इसको बोलते हैं गुहार मोती होता है। यहाँ पे कच्छ दिया गया है, इसलिए पहला वाला गलत है, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। बाकी इसमें दिया गया है ऑप्शन बी है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबूथी है, किबीथू है अरुणाचल प्रदेश का, यह सही है। तीसरा है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है।
जो कि जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में है, यह भी सही है। और चौथा है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, यह पिग्मेलियन पॉइंट हो जाएगा, यह भी सही दिया गया है। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ए क्यू माइनस 0.064 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए हम लोग जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा, इसे हम लोग लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में इसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो जब हम लोग इसे ब्रेक करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए माइनस 0.4 हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस 0.4 ए प्लस 0.16 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी यह फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू यह हो जाएगा ए माइनस बी इंटू यह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसे हम लोग ब्रेक करेंगे तो इस प्रकार से ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में संगम शासक का नाम है और सूची 2 में इसका विशेषता दिया गया है। देखिए सबसे पहले है हरिहर द्वितीय। तो हरिहर द्वितीय जो है यह मैसूर और कांची को विजयनगर में मिलाया था हरिहर द्वितीय ने। तो पहला वाला हमारा मिलान हो जाएगा, मैसूर कांची को विजयनगर साम्राज्य में मिलाया था। दूसरा है देवराय प्रथम। तो देवराय प्रथम जो है सेना में तुर्की धनुर्धरों को शामिल किए थे। देवराय द्वितीय यहाँ प्रथम ने शामिल किया था और द्वितीय ने सेना में मुस्लिमों की भर्ती किया था। देखिए देवराय द्वितीय जो है इन्होंने सेना में मुसलमानों का भर्ती किया था। और बुक्का प्रथम जो है ये 3 समुद्रों के स्वामी कहे गए थे, बुक्का प्रथम। तो यहाँ पे हमारा मिलान जो है 1 2 3 4 है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। बात करते हैं कि बुक्का प्रथम का। तो बुक्का प्रथम जो है इसका शासनकाल रहा था 1356 से लेकर के 1377 तक बुक्का प्रथम का शासन कर रहा था और इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक का उपाधि धारण किया था। और देवराय प्रथम जो है इसने अपनी सेना में तुर्की धनुर्धरों को भी शामिल किया था। और सिंचाई के लिए देवराय प्रथम ने हरिद्रा यानी हरिहर नदी और तुंगभद्रा नदी पर एक बांध भी बनवाया था। बात करते हैं देवराय द्वितीय के बारे में। तो देवराय द्वितीय जो है इसको संगम वंश का सबसे महान शासक माना जाता है, देवराय द्वितीय को। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के परपटी के प्रमुख तत्वों के वजन के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी वजन के अनुसार सबसे अधिक जो है सबसे पहले रखेंगे और सबसे उससे कम वाले को उसके बाद में रखेंगे। तो सबसे ज्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हो जाएगा भूप्रपटी पर यह हो जाएगा ऑक्सीजन 46.6% हो जाएगा, 46.6% है। एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम हो जाएगा 8.13%। लेकिन इससे भी ज्यादा होता है सिलिकॉन। यहाँ पे ऑप्शन में सिलिकॉन नहीं है। देखिए सिलिकॉन जो होता है यह 27.72% होता है। सिलिकॉन जो होता है 27.72% होता है, लेकिन ऑप्शन में तो नहीं है। तो ऑक्सीजन के बाद में यहाँ पे एल्यूमिनियम आ जाएगा, फिर उसके बाद में कैल्शियम आएगा। कैल्शियम जो होता है यह होता है 3.63% होता है, लेकिन इससे भी अधिक क्या होता है, लोहा। इससे भी अधिक अधिक होता है हमारा लोहा होता है। लोहा जो होता है यह 5% होता है, लगभग 5% होता है। और इसके बाद में आ जाएगा सोडियम। तो सोडियम जो होता है यह होता है 2.83% होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन कौन सा एक उपबंध नहीं है। देखिए 6 से कम आयु के बच्चों को शिक्षा और देखभाल जो है राज्य के डीपीएसबी में शामिल किया गया है। तो पहला वाला हमारा शामिल है। दूसरा है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, इसका भी उपबंध है। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का अधिकार जो है यह भी शामिल है। भारत के सभी लोगों के समरसता एवं समान भर्तृत्व की भावना को बढ़ावा देने का उपबंध जो है यह मौलिक कर्तव्य में इसको शामिल किया गया है। यह डीपीएसपी में शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि धर्म न पुस्तकों में है और न भौतिक विकास में और न तर्क में। तर्क सिद्धांत पुस्तकें धार्मिक क्रियाएं आदि केवल धर्म के सहायक हैं, धर्म आत्मज्ञान में है। किसने कहा था? यह कहा था स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। देखिए बात करते हैं दयानंद सरस्वती का। तो दयानंद सरस्वती जो है इन्होंने कहा था, बुरा से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से अच्छा होता है, और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। साथ में बात करते हैं राजा राम मोहन राय के कथन का। तो राजा राम मोहन राय जो है इन्होंने कहा था, ईश्वर एक है, उसका कोई अंत नहीं है, वह जो है संपूर्ण ब्रह्मांड का रक्षक है। और उन्होंने साथ में यह भी कहा था, अंधविश्वास एवं कुरीतियां समाज की प्रगति की सबसे बड़ी बाधा है। बाल गंगाधर तिलक जो है इनका स्टेटमेंट था हमारा, बाल गंगाधर तिलक का, कि हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज है और स्वदेशी तथा बहिष्कार इसकी शाखाएं हैं। और उन्होंने यह भी कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। और बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था, यदि भगवान छुआछूत को सहन करते हैं तो मैं उन्हें नहीं मानूंगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, द कंसिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी। द कंसिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी पुस्तक के लेखक कौन थे? इसके लेखक हो जाएंगे
गिडेंस, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए बात करते हैं, एक है दीपंकर गुप्ता। दीपंकर गुप्ता जो है इन्होंने लिखा था मिस्टेकन मॉडर्निटी, इन्होंने लिखा था मिस्टेकन मिस्टेकन मॉडर्निटी। तो मिस्टेकन मॉडर्निटी जो है इन्होंने लिखा था, मिस्टेकन मॉडर्निटी दीपंकर गुप्ता ने लिखा था, इसको भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में किस देश के फुएगो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो फुएगो ज्वालामुखी जो है यह है ग्वाटेमाला में, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, एक वर्ग एवं समषष्ठभुज की परिमिति बराबर है। समषष्ठभुज के क्षेत्रफल से वर्ग का क्षेत्रफल के बीच का अनुपात निकालना है। देखिए वर्ग के भुजा, देखिए वर्ग का भुजा जो है, वर्ग का भुजा इसे हम लोग अगर x मान लेंगे, तो जो समषष्ठभुज है, समषष्ठभुज है, समषष्ठभुज है, इसके भुजा को हम लोग y मान लेंगे। यहाँ पे जो परिमाप दिया गया, परिमिति दिया गया है, यह बराबर है, तो बराबर मानेंगे तो यानी यह हो जाएगा 4y, या इसको 4x होगा, 4x होगा, क्योंकि जो भुजा है हमारा यह वर्ग का है, तो वर्ग का होता है भुजा 4 होता है, तो 4x हो जाएगा, भुजा x है हमारा, और यह हो जाएगा 6y, यानी समषष्ठभुज का भुजा जो है y है, तो यहाँ पे 6y जो है बराबर है। यहाँ से हम लोग रेशियो निकालेंगे, तो x और y का जो रेशियो आएगा यह आ जाएगा 3:2, x और y का रेशियो 3:2 आ जाएगा। बात करते हैं क्षेत्रफल का, तो जो समषष्ठभुज है इसका क्षेत्रफल होता है 6√3/4 इंटू वाई स्क्वायर होता है, डिवाइड बाई वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है यह हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 6√3 डिवाइड बाई 4 इंटू, यहाँ पे y का वैल्यू हम 2 रखेंगे, क्योंकि y का जो वैल्यू आया हमारा रेशियो में 2 आया है, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 डिवाइड बाई जो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब है 3, तो हो जाएगा 3 इंटू 3 हो जाएगा। इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, देखिए 4 से जो है यहाँ पे 4 कट जाएगा, फिर इसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद में 3 से कट जाएगा 2 से, आगे हमारे पास बच जाएगा, यह बच जाएगा 2√3 डिवाइड बाई √3, यानी हमारा रेशियो जो है यह आ जाएगा 2√3 रेशियो √3, यानी 2√3 रेशियो √3, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, इसमें दिया गया है सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में सबसे पहले दिया गया है फेदोमीटर, तो जो फेदोमीटर होता है यह समुद्र की गहराई को मापता है। बैरोमीटर जो होता है वायुमंडलीय दबाव को मापता है। हाइग्रोमीटर जो होता है यह वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है, हाइग्रोमीटर, और एक होता है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर जो है ऊंचाई को मापता है, यानी एल्टीट्यूड को मापता है, इसलिए इसका मिलान जो है 3 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर जो है 4 1 2 3 हो जाएगा। तो 4 1 2 3 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में योजना का नाम है और सूची 2 में इसका प्रारंभ वर्ष का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है इसका शुरुआत किया गया था 1980 में। उसके बाद में है अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना का शुरुआत किया गया था 2000 ईस्वी में। मनरेगा जो है इसका शुरुआत किया गया था 2006 में, मनरेगा का शुरुआत हुआ था। और काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो है इसको शुरू किया गया था 1977 से 78 में, 1977 से 78 में इसका शुरुआत किया गया था। तो इसका मिलान जो है हमारा 1 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर जो है 4 3 2 1 है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, साथ ही एक याद रखेंगे, एक है अंत्योदय योजना कार्यक्रम जो कि 1977-78 में शुरू किया गया था, इसी को बोलते हैं काम के बदले अनाज बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, 31 नंबर क्वेश्चन है, संसद में प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना व्हिप यानी सचेतक होता है, चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में। व्हिप की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो व्हिप का जो नियुक्ति होता है यह होता है राजनीतिक दलों के द्वारा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, 32 नंबर क्वेश्चन है कि राजराज प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? यह बनाया गया है द्रविड़ शैली में, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए जो द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं मुख्य रूप से बहुमंजिले होते हैं, और इस शैली में विशिष्टताओं में 4 जो प्रकार होते हैं, इसमें 4 दीवारी होती है, गोपुरम होता है, यानी प्रवेश द्वार जो होता है इसको गोपुरम कहा जाता है, वर्गाकार या अष्टकोणीय गर्भगृह होता है, और इसमें पिरामिड नुमा शिखर या मंडप शामिल होता है। और जो द्रविड़ शैली है इसका जनक माना जाता है पल्लव शासकों को। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, सूची 33 में है, निम्न कथनों पर विचार कर बताएं कि कौन सा कथन जो है सत्य है, इसमें से सही का चुनाव करना है। पहला है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है यह होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, यह सही दिया गया है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है यह होता है πr इंटू πr प्लस एल, यह भी सही दिया गया है, यानी कथन 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ पे दोनों जो है फॉर्मूला दिया गया है, इसलिए दोनों सत्य है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है? तो यांत्रिक लाभ के लिए सही हो जाएगा
भार बटा आयास, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यांत्रिक लाभ जो है उत्तोलक का सिद्धांत पर आधारित है, जिसे निम्न रूप से देख सकते हैं। जैसे हम लोग इसे देख सकते हैं, यह जो यांत्रिक लाभ जो होता है, यह भार गुना भार भुजा, यह होता है भार गुना भार भार गुना भार भुजा, यानी एफ जो होता है यह बराबर होता है आयास आयास गुना आयास भुजा के बराबर होता है, आयास भुजा के बराबर होता है। यानी यांत्रिक लाभ जो होता है यह भार बटा आयास होता है, यह जो है भार बटा आयास होता है। इसी को बोल सकते हैं आयास भुजा, आयास भुजा बटा, इसी को भार भुजा बोल सकते हैं, इसे भार भुजा बोल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे भार बटा आयास हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में है भार बटा आयास, भार बटा आयास, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सबसे पहले स्थलाकृति, फिर में जैविक क्रिया, समय और जलवायु, उपयुक्त में से कौन मृदा निर्माण को नियंत्रित करता है? तो मृदा निर्माण को कंट्रोल करता है, इसमें से सभी हो जाएंगे जो मृदा के निर्माण को कंट्रोल करते हैं, यानी स्थलाकृति, जैविक क्रिया, समय और जलवायु, सभी के चलते मिट्टी का निर्माण होता है। इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। और साथ ही ध्यान देंगे कि जो मृदा विज्ञान है इसी को हम लोग बोलते हैं पेडोलॉजी, इसी को पेडोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी और उन्होंने किस अधिवेशन का अध्यक्षता किया था? यह रही थी सरोजिनी नायडू। देखिए यहाँ पे भारतीय पूछा गया है कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी, यह रही थी सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किया था। वही बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सिर्फ प्रथम महिला, तो यह एनी बेसेंट हो जाएगा, जिन्होंने 1917 में कलकत्ता में अध्यक्षता किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है प्रथम भारतीय महिला, इसलिए सरोजिनी नायडू हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का पहचान करना है, कौन सा गलत है? पहला है, भारतीय संविधान के जो भाग 8 है इसके अंतर्गत में अनुच्छेद 239 से 241 में केंद्र शासित प्रदेश का उपबंध है, जो कि सही है। दूसरा है, दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 239 के ए में दिया गया है, यह भी सही है। और भारत के राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन करते हैं, यह भी सही है। चौथा है, वर्तमान में दिल्ली, पुडुचेरी, लद्दाख तीनों में केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है। देखिए जो विधानसभा है यह दिल्ली में है, पुडुचेरी में है, लेकिन लद्दाख में नहीं है। यह जो है जम्मू में है, जम्मू कश्मीर में जो है केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, इसलिए चौथा जो है गलत है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था? तो 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन है ये निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी विषम दिन होंगे उसको ऐड करेंगे और उससे 7 से डिवाइड करेंगे, तो हमें मिल जाएगा कि कौन सा दिन रहा था। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा बृहस्पतिवार, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग सोल्यूशन में जाकर के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है, क्योंकि इसका कारण होता है बादल पृथ्वी तथा हवा से उष्मा का विकिरण रोकता है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए बादल वाली रातें जो होती हैं साफ रातों की तुलना में अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल जो होता है पृथ्वी की सतह से निकलने वाली गर्मी यानी दीर्घ तरंग विकिरण को अंतरिक्ष में जाने से रोकती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में नदी का नाम है और सूची 2 में उद्गम स्थल का नाम दिया गया है। सबसे पहले है बेतवा नदी, तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा बिंद रेंज में हो जाएगा। गोमती नदी जो है इसका उद्गम स्थल हो जाएगा फुलहर झील से हो जाएगा। बूढ़ी गंडक नदी जो है इसका उद्गम हो जाएगा, बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है पश्चिम चंपारण से। और के नदी जो है इसका उद्गम हो जाएगा कैमूर पहाड़ी हो जाएगा। यानी हमारा आंसर जो है यह 1 4 3 2 हो जाएगा। देखिए 1 4 3 2 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है यानी गलत दिया गया है। सबसे पहले समाचार पत्र है, फिर उसके बाद में संस्थापक या संपादक का नाम है। तो दिया गया है समाचार पत्र का नाम है प्रताप, तो प्रताप जो है इसका संपादक हो जाएंगे गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कि सही दिया गया है, यानी प्रताप समाचार पत्र के संपादक हो जाएंगे गणेश शंकर विद्यार्थी। उसके बाद दूसरा है हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, तो हिंदुस्तान स्टैंडर्ड जो है यह अंग्रेजी समाचार पत्र था, इसका संपादक हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान देंगे इसका स्थापना किए थे सच्चिदानंद सिन्हा, इसलिए दूसरा जो है गलत है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। बाकी इसमें सही है, सोम प्रकाश का शुरुआत किए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर और कवि वचन सुधा का शुरुआत किए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, 42 नंबर क्वेश्चन है, एक घड़ी को इस प्रकार रखा गया है कि दोपहर 12 बजे उसकी मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर इंगित है। तो दोपहर
1:30 बजे उसकी घंटे की सुई किस दिशा में इंगित करेगी। देखिए घड़ी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग घड़ी बनाएँगे। तो यहाँ पे जो टाइम दिया गया है ऊपर 12 और नीचे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 ये हो जाएगा, ये पूरब में हो जाएगा 3 और जो 6 हो जाएगा, 6 तो नीचे हो जाएगा दक्षिण में, यह दक्षिण में हो जाएगा और इधर पश्चिम में, पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम में 9 हो जाएगा और ऊपर जो हो जाएगा उत्तर में 12 हो जाएगा। यहाँ पे टाइम दिया गया हमारा दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे ये सीधा रेखा पर रहेगा। फिर उसके बाद बात करेंगे कि 1:10 में पूछा गया है, यहाँ पे 1:30 में, सॉरी 1:30 में पूछा गया है, यानी यह जो है 2, 1 और 2 के बीच में होगा। देखिए 1 और 2 के बीच में 1:30 होगा, 1 और 2 के बीच में 1:30 होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 1:30 में जो घंटे की जो सुई है पूर्व दिशा की ओर होगी, किधर होगी? तो यह जो हो जाएगी पूर्व में हो जाएगी, यानी यह जो है उत्तर पूर्व में हो जाएगी या पूरब में हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन में उत्तर पूरब नहीं दिया गया है, यहाँ पे आंसर हमारा पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तो खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग करते हैं। इसका कारण होता है कि लाल जो रंग होता है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी इसका जो बिखराव होता है सबसे कम होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और वही बात करते हैं कि रैले का जो प्रकीर्णन नियम है इसके अनुसार प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसकी तरंग दैर्घ्य की चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चूंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य होती है सबसे अधिक होती है, इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और यही कारण होता है कि कोहरे यानी कुहासिक धुएं या बारिश जैसी मौसम खराब स्थिति में भी लाल प्रकाश बिना अधिक बिखरे हुए लंबी दूरी तक तय कर सकती है, इसलिए इसको स्पष्ट रूप से हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं अल्पाधिकार बाजार से संबंधित नहीं है? तो हो जाएगी अल्पाधिकार बाजार में उत्पाद विभेदीकृत होते हैं, इसका संबंध हो जाएगा बाजार से, अल्पाधिकार बाजार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अल्पाधिकार बाजार जो होता है वह रूप होता है जिसमें वस्तु के कुछ बड़े क्रेता होते हैं और इन विक्रेताओं या उत्पादक फर्मों के बीच में प्रतियोगिता होती रहती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है। कथन ये दिया गया हमारा कि देवराय द्वितीय को संगम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है, जो कि सही दिया गया है। और कथन आर दिया गया हमारा कि उसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार सिलोन से उड़ीसा तक था। सिलोन मतलब श्रीलंका बोला गया है, सिलोन से उड़ीसा तक हो गया था, यह भी सही दिया गया है। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। और जो देवराय द्वितीय है इसका उत्तराधिकारी हुआ था मल्लिकार्जुन, जो गद्दी पर आसीन हुआ उसे प्रौढ़ देवराय कहा गया था। फारसी यात्री जो था अब्दुल रजाक, इसने देवराय द्वितीय के शासनकाल में ही विजयनगर साम्राज्य का यात्रा किया था, इसको भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है। शब्द दिया गया है आइसोफाइट। आइसोफाइट किसे संदर्भित करता है? तो आइसोफाइट जो शब्द होता है यह वनस्पतियों की समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है, आइसोफाइट। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए एक होता है आइसोहाइट, तो आइसोहाइट जो होता है यह वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है, आइसोहाइट कहा जाता है। एक होता है आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब होता है समान तापमान वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को आइसोथर्म बोलते हैं। आइसोहेलाइन मतलब समुद्री जल में लवणता की जो समान मात्रा होती है उसको मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन बोलते हैं। इन सभी को ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, यदि लोकसभा भंग हो जाए तो अध्यक्ष का पद कब रिक्त होता है? तो यदि लोकसभा जब भंग हो जाता है तो अध्यक्ष का जो पद होता है नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक वे पद पर बने रहते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, 48 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु को 20% की छूट पर 1020 रुपए में बेचा जाता है। यदि वस्तु 20% की छूट के स्थान पर 199 रुपए की छूट पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए अगर मान लेंगे हम लोग वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, वस्तु के विक्रय मूल्य को हम लोग 100 मान लेंगे। देखिए हम लोग मान के बना सकते हैं कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, वस्तु का विक्रय मूल्य को हम लोग 100 मान लेंगे, यानी जो 80% हो जाएगा हमारा, 80% का मतलब क्या हो जाएगा 1020। 80% का मतलब 1020। देखिए यहाँ पे दिया गया है 80% का मतलब जो है यही दिया गया है 1%, 1020 मतलब जो 20% का छूट दिया गया है उसके बाद में बेचा गया है 1020 पर, यानी 80% का मतलब क्या हो गया हमारा 1020 हो गया। तो यहाँ से 100% निकालेंगे तो यह हो जाएगा 1020 गुना 100/80, यानी हम निकाल सकते हैं 1020 गुना यह 5/4 हो जाएगा, कटाएंगे तो यह 5/4 हो जाएगा, यानी यह टोटल आ जाएगा 255 हो जाएगा। 255 से कट जाएगा गुना 5, यानी 1275 आएगा, 1275 आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य जो हो जाएगा हमारा, विक्रय मूल्य यह 1275 माइनस यहाँ पे रुपया घटाएगा 199 माइनस 199 हो जाएगा, यानी 1076 रुपया हो जाएगा, 1076 हो जाएगा।
ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन दिया गया हमारा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति, किसकी मौजूदगी में कारण होता है? तो मूत्र का जो पीला रंग होता है, इसमें मौजूदगी होता है यूरोक्रोम का। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मूत्र का जो सामान्य पीला रंग होता है, यूरोक्रोम नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। और यूरोक्रोम जो होता है, लाल रक्त कणिकाओं के टूटने से बने बिलिरुबिन नामक पदार्थ से उत्पन्न होता है, जिसे बाद में गुर्दे द्वारा यूरोग्लोबिन में चेंज किया जाता है, जिसे मूत्र को पीला रंग मिलता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है। मेहरौली के लौह स्तंभ किस सम्राट की उपलब्धियों का वर्णन करने वाले अभिलेख हेतु प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है चंद्रगुप्त द्वितीय के उपलब्धियों के वर्णन करने वाले अभिलेख के रूप में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मेहरौली जो लौह स्तंभ है, यह सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के वर्णन करने वाले अभिलेखों हेतु प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। जैव विविधता को अल्फा, बीटा और गामा नामक श्रेणियों में किसने विभाजित किया था? तो जो जैव विविधता है, इसे अल्फा, बीटा और गामा नामक श्रेणियों में आर.एच. व्हिटेकर ने विभाजित किया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और इन्होंने यह विभाजन किया था 1972 में। इसको भी ध्यान देंगे कि 1972 में इन्होंने इसका विभाजन किया था। और जैव विविधता के मापन से तात्पर्य होता है प्रजातियों की संख्या एवं उनके समृद्धि के आकलन से। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है। पिरेनीज पर्वत जो है किन दो देशों के बीच में सीमा का निर्धारण करती है? तो पिरेनीज पर्वत जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है। निम्नलिखित बंटन का माध्य क्या है? यहाँ पे माध्य निकालेंगे। देखिए जो माध्य होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा Fi इंटू XI, क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, डिवाइड बाई सिग्मा Fi हो जाएगा। इसको हम लोग देखेंगे तो XI का जो अंग होगा हमारा हो जाएगा 19 इंटू 63 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग करेंगे फिर से 36 इंटू 62 हो जाएगा। इसी प्रकार से 60 इंटू 59, 69 इंटू 17 और 85 इंटू 17। जब सबको हम लोग करेंगे गुना, उसके बाद में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारा आ जाएगा 14092 डिवाइड बाई 271। सबको नीचे वाले को हम लोग Fi को ऐड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 52। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है। G20 शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या थी? तो G20 शिखर सम्मेलन जो है 2025, इसका थीम हो जाएगा एकजुटता, समानता और स्थिरता। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। देखिए जो G20 शिखर सम्मेलन है 2025 का, इसका आयोजन किया गया है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। इसको भी ध्यान देंगे कि जो इसका आयोजन किया गया है, यह किया गया है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग जो है, जोहान्सबर्ग में इसका आयोजन किया गया है। और G20 जो शिखर सम्मेलन है 2026 का, तो 2026 का किया जाएगा अमेरिका में। इसको भी ध्यान देंगे कि G20 2026 का किया जाएगा यूएसए यानी अमेरिका में किया जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इस पुस्तक के जो लेखक हो जाएंगे, ये हो जाएंगे रफीक जकारिया। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है। सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? तो सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है ताकि सीमेंट के जमने में विलंब हो, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। यानी सीमेंट को जो जिप्सम होता है, सीमेंट में एक मंदक के रूप में काम करता है, यानी जमने में देरी करता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है। चोल काल में प्रचलित साला भोग क्या थी? तो चोल काल में प्रचलित थी साला भोग, यह भूमि के प्रकारों में से एक थी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए चोल कालों में जो भूमि के प्रकार थे, उसमें था, एक था वेलन वगई। वेलन वगई का मतलब था गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्रह्मदेय का मतलब था ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। साला भोग जो है, इसका मतलब रहा था किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि, इसी को कहा गया था साला भोग। यानी विद्यालय के लिए रख रखाव के लिए दी गई भूमि जो थी, इसी को साला भोग कहा गया था। देवदान जो था, उसका मतलब था मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। इन सभी को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। 58 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए चित्रों में कितने वर्ग है? यहाँ पे वर्गों की संख्या को काउंट करना है। देखिए वर्गों की संख्या को हम लोग जब काउंट करेंगे, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जब काउंट करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा 35 आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु हो जाएगा एशियाई हाथी। यहाँ पे धरोहर पशु पूछा गया, ध्यान देंगे, धरोहर पशु पूछा गया है तो एशियाई हाथी है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाए तो मोर है, राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो रॉयल बंगाल टाइगर यानी बाघ हो जाएगा, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद हो जाएगा,
भारत का राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन है। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी डॉल्फिन हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल जो है आम है। फूल पूछा जाए तो कमल हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय सब्जी कद्दू हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा रुपया हो जाएगा। इन सभी चीजों को याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब होती है जब, देखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है और साथ में घटना का कोण जो है क्रांति कोण से बड़ा होता है। यहाँ पे बी और सी दोनों शामिल हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए जब प्रकाश जो होती है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हो जाती है और एक आपतन कोण पर, आपतन कोण जो होता है ऐसा होता है जहां अपवर्तन कोण का मान जो है 90 डिग्री होता है और ऐसे अपतन कोण को ही क्रांति कोण कहा जाता है। यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बी और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, परमाणु के नाभिक में 1 न्यूट्रॉन बढ़ जाने से, देखिए परमाणु के नाभिक में 1 न्यूट्रॉन बढ़ जाने से परमाणु का परमाणु भार जो होता है बढ़ जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए परमाणु का जो नाभिक होता है इसमें मुख्य रूप से 2 कण होते हैं और इसमें शामिल होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन जो होता है यह पॉजिटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन होता है यह उदासीन यानी न्यूट्रल होता है। परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो केवल प्रोटॉनों का जो संख्या होता है इसी पर निर्भर करता है, इसलिए न्यूट्रॉन की संख्या बदलने से परमाणु संख्या चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सबसे पहले भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग, तो भारत की सबसे लंबी जो रेलवे सुरंग है यह हो जाएगी पीर पंजाल सुरंग हो जाएगी। यहाँ पे चैनल नर्सरी है, यह गलत हो जाएगा। यह हो जाएगी पीर पंजाल सुरंग। पीर पंजाल सुरंग जो है भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। तो पहला वाला गलत है। उसके बाद में दूसरा है, भारत की सबसे लंबी बांध है जो कि हीराकुंड बांध है, यह सही है, दूसरा सही हो जाएगा। और तीसरा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 हो जाएगा। NH-44 हो जाएगा, इसलिए तीसरा भी गलत है। तो यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 सही है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। देखिए सूची 1 में पुरस्कार है और सूची 2 में क्षेत्र का नाम दिया गया है। सबसे पहले है व्यास सम्मान, तो व्यास सम्मान जो हो जाएगा यह साहित्य के क्षेत्र में देते हैं, इसका मिलान 2 हो जाएगा। कलिंग पुरस्कार जो है यह देते हैं विज्ञान के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार जो है यह संगीत के क्षेत्र में देते हैं और ऑस्कर पुरस्कार जो है फिल्म के क्षेत्र में प्रदान करते हैं। यानी हमारा आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। 64 नंबर क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है यह संविधान के आर्टिकल 241 में है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। देखिए संसद जो है कानून बना करके किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए नया उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है या वहां मौजूदा न्यायालय को उच्च न्यायालय में घोषित कर सकती है। और साथ ही बात करेंगे भारत में टोटल अभी 25 उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। 65 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है और यह किया है 2026 को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, इसमें से गलत को छांटना है। पहला है, यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। देखिए मार्ले मिंटो जो है यह कहते हैं 1909 को, लेकिन यहाँ पे 1919 दिया गया है, इसलिए पहला वाला ही गलत है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें सही दिया गया है। इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग किया गया था और भारत शासन अधिनियम 1919 और 1921 में लागू हुआ था और मॉन्टेग्यू भारत के राज सचिव एवं लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है भारत के वायसराय रहे थे, यह सही दिया गया है। सिर्फ असत्य जो है ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है कि एक शंक्वाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या जो है 31 सेंटीमीटर है और इसका ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है। बर्तन में पानी तब तक डाला जाता है जब तक कि वह 2/3 भाग जो है भर न जाए। तो बर्तन में पानी का आयतन ज्ञात करना है। देखिए जो शंकु का आयतन होता है, तो शंकु का आयतन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर है। 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है और 2/3 का बात किया गया है तो इंटू 2/3 इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हो जाएगा हमारा 1/3 पाई हो जाएगा इंटू यह हो जाएगा 31 इंटू 45, ऊंचाई जो है 45 है इंटू 2/3 हो जाएगा। इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 9610 सेंटीमीटर
क्यूब आ जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो सांस लेने को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा होता है और यह पोन्स और सुषुम्ना या मेरुरज्जु के बीच में स्थित होता है। मेडुला में कई केंद्र होते हैं जो हृदय गति, रक्त प्रवाह और सांस लेने की जैसी दर को, अनैच्छिक क्रियाओं को, गतिविधियों को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? इसमें से गलत को छांटना है। पहला है वेल्थ ऑफ नेशन, इसके लेखक हो जाएंगे एडम स्मिथ, यह सही है। दास कैपिटल के रचनाकार कार्ल मार्क्स है, यह भी सही है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक हो जाएंगे मार्शल, जॉन मार्शल, यह भी सही है। और चौथा है हाउ टू पे फॉर वार, तो हाउ टू पे फॉर वार जो है इसके लेखक हो जाएंगे प्रोफेसर किन्स हो जाएंगे। यहाँ पे रोबिन्स दिया गया है, इसके लेखक हो जाएंगे प्रोफेसर किन्स, इसलिए ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, कि इस परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। उनके प्राप्तांकों का योग जो है 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं? देखिए, मान लेंगे कि जो पूर्णांक है टोटल पूर्णांक हमारा 100% है, तो यहाँ पे 60% प्लस 30% हो जाएगा हमारा 90% हो जाएगा। और 90% जो है इसका मतलब दिया गया हमारा 783। 90% जो है इसका मतलब दिया गया, 90% का मतलब 783 दिया गया है। तो 100% जब निकालना होगा तो हम कर देंगे इसको 783 डिवाइड बाई 90 इंटू 100 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा टोटल 870। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी पूर्णांक जो हो जाएगा परीक्षा में ये 870 हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है, बाल कृष्णन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो बाल कृष्ण समिति जो है इसका गठन किया गया था दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा के लिए। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और बाल कृष्ण समिति जो है इसका गठन किया गया था 1987 में, इसको भी ध्यान देंगे, इसका गठन 1987 में किया गया था। और इसका गठन जो है दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए किया गया था। और बाल कृष्ण समिति जो है इसी को सरकारिया समिति के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित वंशों को सही काल क्रमानुसार नीचे दिए गए कोड से व्यवस्थित करना है। देखिए, सबसे पहले है नंद वंश। तो नंद वंश जो है इसका कार्यकाल रहा था 344 से लेकर के 323-24 ईसा पूर्व तक था, यानी 344 से लेकर के 323 बीसी तक रहा था। कौन वंश की बात करते हैं तो कौन वंश का जो शासनकाल रहा था यह रहा था 75 बीसी से लेकर के 30 बीसी तक रहा था। शुंग वंश की बात करते हैं तो शुंग वंश का 185 बीसी से लेकर के या 73 बीसी तक इसका कार्यकाल रहा था। तो इसके बाद में गुप्त वंश का बात करते हैं, तो जो गुप्त वंश का जो कार्यकाल रहा था, गुप्त वंश, देखिए गुप्त वंश है इसका सबसे पहले संस्थापक हो जाएंगे हमारे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने इसका स्थापना किया था। और जो श्रीगुप्त था इसका शासनकाल जो रहा था यह रहा था 319 ईस्वी के आसपास रहा था। 319 ईस्वी के 300 ईस्वी के आसपास रहा था। इसलिए जब हम लोग इसे अरेंज करेंगे तो हमारा अरेंजमेंट जो हो जाएगा यह हो जाएगा 1-3-1-3-2-4, यहाँ पे 1-3-2-4 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और साथ ही ध्यान देंगे कि जो नंद वंश है इसका संस्थापना जो किया गया था, स्थापना यह महापद्म नंद के द्वारा नंद वंश का स्थापना किया गया था। और पुराणों में महापद्म नंद को सर्व छत्रांतक कहा गया है, यानी भार्गव कहा गया है। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 है, धोवन सोडा का सही सूत्र क्या? यहाँ पे धोवन हो जाएगा। धोवन सोडा का सही सूत्र क्या है? तो धोवन सोडा का फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका रासायनिक फॉर्मूला हमारा Na2CO3 इंटू 10H2 है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, कि निम्न में से कौन सा आरेख शाकाहारी भेड़िया और बाघों के बीच में सही निरूपण करता है? देखिए, शाकाहारी भेड़िया और बाघों के बीच में सही निरूपण करेगा हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि सभी जो है अलग अलग हैं। शाकाहारी बाघ और भेड़िया, बाघ और भेड़िया ये सभी जो है अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से गलत को छांटना है। सबसे पहले अनुच्छेद है 243 का क्लॉज ए है, यानी आर्टिकल 243 का ए का मतलब है ग्राम सभा के शक्ति और काम इसमें दिए गए हैं। अनुच्छेद 243 का सी जो है पंचायतों का संरचना है। 243 का एफ जो है पंचायत सदस्यता के लिए योग्यता दिया गया है। 243 का ओ जो है, देखिए ओ में है पंचायतों के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप की बात कहा गया है, लेकिन यहाँ पे पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्ति है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है इसका प्रावधान की बात करते हैं तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से आर्टिकल 243 के अनुच्छेद
243 के ओ तक जिसको जोड़ा गया है। इसमें आर्टिकल 243 जो है इसका ए में ग्राम सभा की शक्ति और काम है, बी में पंचायतों का गठन है, उसके बाद सी में पंचायतों का संरचना है, डी में पंचायतों में आरक्षण है एससी और एसटी तथा महिलाओं का, ऑप्शन इसमें ई में पंचायतों का अवधि है, एफ में पंचायतों सदस्यों की योग्यता है, जी में पंचायतों की शक्तियां है, प्राधिकार है और उत्तरदायित्व है। इस प्रकार से आई में राज्य वित्त आयोग का गठन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है, नीचे दिए गए जंतु तथा उनके कोष्ठों की संख्या में किसका सही मिलान नहीं है? इसमें से कौन सा मिलान जो है नहीं है? सबसे पहले है जंतु का नाम दिया गया है, सबसे पहले है तिलचट्टा। तिलचट्टा जो हो जाएगा इसमें कोष्ठों की संख्या 13 होता है जो कि सही है। पक्षी तथा स्तनधारी में कोष्ठों का संख्या 4 होता है, यह भी सही है। उसके बाद में तीसरा है मछली, तो मछली जो होता है इसमें कोष्ठों का संख्या 2 होता है, लेकिन यहाँ पे 4 है, 2 होता है, तो सी गलत है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। केचुआ में जो कोष्ठों का संख्या होता है हृदय में यह 8 होता है, यह सही दिया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है, 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक हो जाएगा? देखिए जो आकृति 1 और 2 दिया गया इसमें जो कॉमन है यह 4 कॉमन है। देखिए यहाँ पे 4 जो है कॉमन है, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे 4 और 4, ऊपर 4 और नीचे 4, और इसके हम लोग दाहिने या बाएं एक तरफ कहीं भी ले सकते हैं। तो अगर हम लोग दाहिने की बात करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे दाहिने, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे जो दाहिने है 5 है, तो यहाँ पे जो दाहिने आ जाएगा तो 3 आएगा ऊपर, फिर नीचे 5 आएगा, यानी 3 का अपोजिट में 5 है। फिर उसके बाद में दाहिने की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा और फिर 1 आएगा, तो ऊपर 2 और नीचे 1 है। पूछा गया है कि 4 के विपरीत में कौन है, तो 4 के जो विपरीत में हो जाएगा यह 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 के अपोजिट में 5 है और 2 के अपोजिट में 1 है, लेकिन जो बच गया हमारा 6, तो 6 जो है यह 4 के विपरीत में है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत की पहली तरल हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो भारत की पहली तरल हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन यह किया गया है आईआईटी बॉम्बे में, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे? यह किया गया था हरिपुरा अधिवेशन में, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए राष्ट्रीय नियोजन समिति जो है इसका गठन कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में किया गया था और इसके अध्यक्ष रहे थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है इसके अध्यक्ष रहते हैं, इसको भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है, NaCl में कौन सा बंध है? तो जो NaCl होता है इसमें आयनिक बंध होता है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन है, ऑरेंज बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? तो जो ऑरेंज बुक होता है यह सरकारी दस्तावेज है नीदरलैंड का, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए एक होता है ग्रे बुक, तो ग्रे बुक जो होता है जापान और बेल्जियम का दस्तावेज है। ग्रे बुक जो होता है, ग्रे बुक जापान और बेल्जियम का हो जाएगा। इटली और ईरान का होता है ग्रीन बुक होता है। येलो बुक जो होता है फ्रांस का होता है। भारत और ब्रिटेन में व्हाइट पेपर होता है, और व्हाइट बुक जो होता है पुर्तगाल, चीन और जर्मनी का होता है। और एक होता है ब्लू बुक, ब्लू बुक होता है ब्रिटिश सरकार का। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 82 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि साइनोकोबालामिन को क्या कहा जाता है? तो साइनोकोबालामिन जो है यह विटामिन B12 को बोलते हैं, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह जो होता है जल में घुलनशील होता है, जो मस्तिष्क स्वास्थ्य, तंत्रिका ऊतक तथा स्वास्थ्य और लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। बात करते हैं विटामिन ए का, तो विटामिन ए जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेटिनॉल, इसको रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन B1 जो होता है, B1 को बोलते हैं थायमीन। देखिए विटामिन B1 जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं थायमीन, थायमीन बोलते हैं विटामिन B1 को। B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, B3 को नियासिन बोलते हैं, B5 को पेंटाथोनिक एसिड बोलते हैं, B6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, B7 जो होता है इसको बोलते हैं बायोटीन, B9 को फॉलिक एसिड बोलते हैं, B12 को साइनोकोबालामिन बोलते हैं। उसके बाद विटामिन सी जो होता है इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं विटामिन सी को बोलते हैं। विटामिन डी जो होता है इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, इसको बोलते हैं हम लोग कैल्सीफेरॉल, इसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। और विटामिन ई जो होता है इसे टोकोफेरॉल बोलते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रास्फीति मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो भारत में मुद्रास्फीति को मापने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक और जीडीपी अस्फीति कारक यानी सभी का उपयोग होता है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा तेलंगाना राज्य को स्पर्श नहीं करती है? देखिए उड़ीसा की जो सीमा है यह तेलंगाना से नहीं लगती है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना राज्य जो है यह बनाया गया था 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था, और इसका सीमा जो लगता है महाराष्ट्र से लगता है, साथ में यह लगता है छत्तीसगढ़ से लगता है, यह लगता है आंध्र प्रदेश से लगता है,
और आंध्र प्रदेश के साथ में यह कर्नाटक से भी इसका सीमा लगता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है, नीति आयोग के संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। कौन सा असत्य यानी गलत है। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल मुख्यमंत्री होते हैं, जो कि सही है। दूसरा है यह केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राज्यों को वित्त आवंटित करता है। देखिए दूसरा जो है गलत दिया गया है। नीति आयोग का गठन जो है केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को किया गया था और योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया था। लेकिन इसमें दूसरा पॉइंट हमारा गलत है कि यह जो है केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राज्यों को वित्त आवंटित करता है, यह गलत है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कागज के विरंजन में किया जाता है। तो कागज के विरंजन में क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 है, यहाँ पे मैथ्स है। मैथ्स को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, फिर से यह हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई a इंटू बी, यानी डिवाइड बाई ए बी हो जाएगा। तो फॉर्मूला जो होता है हमारा a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर, यह हमारा होता है 4ab, यह होता है हमारा 4ab। तो 4ab जब होता है तो नीचे जो है ab दिया गया है, तो हम लोग 4ab डिवाइड बाई नीचे है ab, तो ab से ab कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा हमारा सिर्फ 4। तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 है, नियॉन का बोर-बरी नियम के अनुसार सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो नियॉन का बोर-बरी नियम के अनुसार में सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है हमारा हो जाएगा 2 और 8 हो जाएगा। देखिए जो नियॉन है इसका परमाणु संख्या होता है हमारा 10, इसका 10 होता है, जिसका अर्थ होता है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को बोर-बरी के अनुसार जो है सबसे पहले के सेल में, के को उसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, फिर उसके बाद में शेष को 8 को हम लोग एल में भरते हैं। तो के में 2 आएगा और एल में 8 आएगा, इन टोटल जो है 10 हो जाएंगे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। 89 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो वर्तमान में भारत में टोटल 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। देखिए अक्टूबर 2024 में 5 नई भाषाओं को शामिल किया गया था, यानी इससे पहले जो है 6 भाषाओं को दर्जा प्राप्त था, लेकिन 5 भाषाओं को जो शामिल किया गया है 24 में, उसमें शामिल है मराठी, यानी सबसे पहले इसमें 24 में मराठी को शामिल किया गया। मराठी के साथ साथ इसमें पाली को शामिल किया गया है, प्राकृत को शामिल किया गया है, असमिया को शामिल किया गया है, इसमें असमिया को शामिल किया गया है और बंगाली को शामिल किया गया है। देखिए इन 5 भाषाओं को 2024 में अक्टूबर में शामिल किया गया है। 2024 में अक्टूबर में इसमें शामिल किया गया है और इसका संख्या जो है टोटल 11 हो गया है। सबसे पहले तमिल को 2004 में शामिल किया गया था। 2004 में तमिल को इसमें शामिल किया गया था। उसके बाद में 2005 में संस्कृत को शामिल किया गया था। 5 में संस्कृत को शामिल किया गया था। उसके बाद 2008 में तेलुगु को शामिल किया गया था। उसके बाद 2008 में कन्नड़ को ही शामिल किया गया था और 13 और 14 में मलयालम और उड़िया को लगातार शामिल किया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकपाल के शक्ति के बारे में सही है। देखिए लोकपाल एक संवैधानिक निकाय है। देखिए लोकपाल जो होता है संवैधानिक निकाय है, यह पहला वाला जो लाइन हमारा गलत दिया गया है। दूसरा है लोकपाल के पास में सीबीआई जैसे जांच एजेंसी को निर्देश देने के एवं उन पर अधीक्षण करने की शक्ति होती है। देखिए यह जो है सही है, इसलिए लोकपाल के शक्ति के बारे में ऑप्शन बी हमारा सही है, क्योंकि शक्ति के बारे में पूछा गया है और लोकपाल शब्द जो है सबसे पहले लक्ष्मीमल सिंघवी ने गढ़ा था। लोकपाल का जो कार्यकाल होता है यह 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है और सबसे पहले उड़ीसा में लोकायुक्त अधिनियम आया था 1970 में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत जो है अंतिम रूप से ग्लूकोज बनता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 है, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 400 मीटर से हराता है तथा सी को 200 मीटर से हराता है, तो सी बी को कितने मीटर से हराएगा। देखिए अगर ए बी और सी है, ए बी और सी जो है यहाँ पे ए 1000 हो जाएगा, बी जो है यह हो जाएगा 600 हो जाएगा और सी जो है 800 हो जाएगा। अगर ये रेशियो मानेंगे तो यहाँ पे यह दिख गया कि ए जो है बी को 400 मीटर से हराता है और ए जो है सी को 200 मीटर से हराता है। यहाँ पे रेशियो सही हो गया। अब यहाँ पे पूछा गया कि सी जो है बी को कितने मीटर से हराता है, तो सी हराता है 200 मीटर से हराता है, तो 200 डिवाइड बाई 800 हो जाएगा इंटू 1000। यहाँ पे परसेंटेज निकल जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 2 चौका 8, यहाँ पे 250 हो जाएगा। यह जो हो जाएगा 1000 है तो हो जाएगा 250 हो जाएगा, यहाँ पे 250 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93,
देखिए क्वेश्चन नंबर 93 है, मानसून की उत्पत्ति संबंधी तापीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो मानसून की उत्पत्ति संबंधी तापीय सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन किया था एडमंड हैली ने। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एडमंड हैली जो है इन्होंने 1956 में एशियाई मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए तापीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है कि 3,000 रुपए का 10 अवमूल्य पर 8% स्टॉक बेचने पर कितना धन प्राप्त होगा, जबकि दलाली इसमें ब्रोकरेज जो है 2% है। देखिए 100 रुपए के जो स्टॉक है इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा, यह 10 रुपए का अवमूल्य है तो यह हो जाएगा 90 माइनस यह 2% दलाली है तो 2/100 हो जाएगा इंटू 90 हो जाएगा। तो प्राप्त राशि जो है हमारा 88.20 रुपया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3,000 रुपए के स्टॉक पर जो विक्रय मूल्य है यह दिया गया है, तो यह हो जाएगा हमारा 88.20 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा इंटू यहाँ पे 3,000 की बात करते हैं तो यह 3,000 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर जो आएगा 2646 आ जाएगा। 2646 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में वैज्ञानिक का नाम है और सूची 2 में खोज का नाम दिया गया है। सबसे पहले है गोल्डस्टीन, तो गोल्डस्टीन जो है इन्होंने प्रोटॉन का खोज किया था। चैडविक जो है इन्होंने न्यूट्रॉन का खोज किया था। जे थॉमसन जो है इन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया है और जॉन डाल्टन जो है यह परमाणु सिद्धांत का खोज किए हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 96 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का घोषणा है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार का स्वतंत्रता का घोषणा किया गया है। इसमें शामिल है 5 प्रकार की स्वतंत्रता में शामिल है विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, विश्वास का स्वतंत्रता, धर्म का स्वतंत्रता और उपासना का स्वतंत्रता। बात करते हैं न्याय का, जिसमें 3 प्रकार के न्याय का भी चर्चा किया गया है, जिसमें शामिल है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय शामिल है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत छोड़ो आंदोलन का आधिकारिक तौर पर समर्थन नहीं किया था? यह हो जाएगा पंजाब। इसमें से देखिए हिंदू महासभा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, यह सभी जो है इन्होंने समर्थन नहीं किया था, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 है, यहाँ पे 98 में मैथ दिया गया है कि x + 2y = -1, 2x - 3y = 12, तो x और y का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे इक्वेशन करके मान के बनाएंगे तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा, x का वैल्यू 3 आ जाएगा और y का वैल्यू -2 आ जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 है, वैदिक काल के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है, गलत को छांटना है? सबसे पहले है ऋग वैदिक काल में राज्य का मूल आधार ग्राम था। देखिए ऋग वैदिक काल में राज का मूल आधार मतलब कुल यानी परिवार था, यहाँ पे ग्राम दिया गया है, इसलिए पहला गलत है, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। बाकी इसमें सही है, ऋग्वैदिक समाज जो है पितृसत्तात्मक समाज था, जो कि सही है। इस काल में विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में थी, यह भी सही है। और उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया था, यह भी सही दिया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। इसमें दिया गया कि निम्नलिखित में से हमारे शरीर के कौन से अंग हमें चलने फिरने में मदद करते हैं? तो चलने फिरने में मदद करने वाले इसमें शामिल होते हैं, हड्डियां शामिल होती है और मांसपेशियां शामिल होती है, यानी 1 और 3 जो है इसमें शामिल है, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए दोनों मिलकर के चलने फिरने में मदद करते हैं। और त्वचा और अंग जो होते हैं, देखिए त्वचा और अंग जो होते हैं यह सीधे तौर पर चलने फिरने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं, इसलिए जो त्वचा और अंग को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे 1 और 3 हमारा आंसर हो जाएगा।